श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 19 नवंबर है और मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडिल ईस्ट की 10 बड़ी सबसे तगड़ी और सबसे अहम खबरों के साथ। आज की रात हल्की नहीं, सियासत से लेकर जंग, मुखालफत से लेकर कत्लेआम, पूरा मिडिल ईस्ट आग की दुनिया से गुजर रहा है। कहीं जाते जाते इजराइल घूम रहे अमेरिकी मेयर एरिक एडम्स, तो वहीं न्यूयॉर्क के नए मुस्लिम मेयर जोहरान ममदानी पूरी दुनिया के सामने इजराइल की पॉलिसियों को चैलेंज कर रहे हैं। एक तरफ गजा को थोड़ा मैसी कहकर ट्रंप जुल्म को छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ एनएल हाईवे रिफ्यूजी कैंप में बच्चों तक को मार देने वाला इजरायली हमला है, पूरी इंसानियत को हिला देता है। कनाडा की छुपी हुई हथियार सप्लाई, ईरान का सख्त एहतजाज, सऊदी अमेरिका की अरबों की डील, मिस्र का चुनावी भूचाल, सब कुछ आज यहीं आपके सामने बिना फिल्टर, बिना डर, सच्चाई की पूरी ताकत के साथ रखा जाएगा। जहां आप पहली खबर देख सकते हैं, जाते जाते इजराइल पहुंचे एरिक एडम्स। दोस्तों, यरूशलेम के अल बुराक वॉल से एक बड़ा सियासी मैसेज दिया गया। न्यूयॉर्क सिटी के जाते जाते मेयर एरिक एडम्स इजराइल पहुंच गया, वहां के सियासी नेताओं से मुलाकात की और एंथिज्म पर। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख देखिए, न्यूयॉर्क के आने वाले मेयर जोहरान ममदानी, जो शहर के पहले मुस्लिम मेयर बनने जा रहे हैं, वो खुले तौर पर इजराइल की पॉलिसियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। फिलिस्तीन के मसले पर उनका साफ कहना है कि जुल्म के खिलाफ खड़े होना ही इंसाफ है। एरिक एडम्स का यह सफर और ममदानी की पोजीशंस दोनों मिलकर अमेरिका की बदलती सियासत की कहानी को बयान करती है। वहीं आप दूसरी खबर देखें, गजा को थोड़ा मैसी बता रहा है ट्रंप। दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर गजा पर ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ज्यादा से कत्लेआम, लाखों लोगों के उजड़ने और पूरी आबादी को मिटाने की साजिश। डोनाल्ड ट्रंप ने गजा को थोड़ा मैसी कहा और इससे भी आगे बढ़कर दावा करता है कि उनका जो फ्रिगलिर सीजफायर है उसके बाद हालात और बुरे हो रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि गजा आज भी खंडर है, ना घर, ना खाने, ना पानी, ना खाना, बच्चे, बुजुर्ग, औरतें सब तबाही में दबे हैं। ट्रंप के ये अल्फाज एक ऐसे जुल्म को हल्का दिखाने की कोशिश है जिसे पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा है। वहीं आप तीसरी खबर देखें, 1948 में बेदखल किए गए फलस्तीनियों के कैंप को निशाना बनाया गया। दोस्तों, फलस्तीनी एक्टिविस्ट यारा ने एक दिल दहला देने वाली रिपोर्ट पेश की है। लेबनान का एनएल हाईवे रिफ्यूजी कैंप, जहां 1948 में अपने वतन से निकलते गए हजारों फलस्तीनी रहते हैं, उस पर इजराइल ने एक बार फिर सीधा हमला किया। इन हमलों में कई बेगुनाह जानें चली गई, दर्जनों जख्मी हुए। यारा का कहना है कि चाहे गजा हो या लेबनान, सीजफायर फलस्तीनियों और लेबनानी लोगों की हिफाजत नहीं करता है, क्योंकि इजराइल हमले जारी हैं और जुल्म का यह सिलसिला दोनों मुल्कों में रुका नहीं बल्कि और तेज हुआ है। एनएल हाईवे का हमला एक बार फिर साबित करता है कि अराजी की लड़ाई के नाम पर आज भी इंसानियत को कुचला जा रहा है। वहीं आप चौथी खबर देखें, कनाडा का छुपा हुआ किरदार। दोस्तों, एक नई तहकीकात रिपोर्ट कनाडा की असली सूरत सामने लाई है। दुनिया के सामने ओटावा कहता है कि गजा की तबाही के बाद उसने इजराइल को हथियारों के एक्सपोर्ट परमिट्स फ्रीज कर दिए हैं, मगर हकीकत बिल्कुल उलट है। एनादुल एजेंसी की रिपोर्ट बताती है कि कनाडा ने अमेरिकी फैक्ट्रियों के जरिए चुपचाप F-35 के पार्ट्स, एक्सप्लोजिव और एयरक्राफ्ट इजराइल तक पहुंचाए। वहीं MK-84 बम, 3000 पाउंड बम और सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुए उनके पार्ट्स भी इसी रास्ते भेजे गए। सैकड़ों TNT के कंसीडर और लड़ाकू जहाजों के हिस्से सीधे इजरायली वॉर मशीन को मजबूत कर रहे हैं। एक्टिविस्ट है सेंथनिक ने
कनाडा मासूम नहीं है। उनकी बनाई हुई टेक्नोलॉजी, उनके बनाए हुए पार्ट्स गजा की तबाही में अहम भूमिका निभा रहे हैं। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, ईरान का सख्त बयान। दोस्तों, ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से एक सख्त तस्दीद सामने आई है। अल-मायदीन को दिए बयान में उन्होंने साफ कहा कि अली लारिजानी और लेबनानी सदर जनरल जोस ओन की मुलाकात के बारे में जो नकली बातें फैला रही है वो बिल्कुल झूठी है। ईरानी जराए ने हैरत जताई कि इतनी सख्त और बेहुदा बातें लेबनान के राष्ट्रपति ने कही हो, इसका कोई सवाल ही नहीं है। ये मुलाकात अगस्त में हुई थी और किसी वेबसाइट ने इसकी मजमून को तोड़ मरोड़ करके पेश किया। लारिजानी ने तो उस वक्त सिर्फ ये कहा था कि ईरान हमेशा मजबूत, मुकद्दर और आजाद लेबनानी हुकूमत की हिमायत करता है। उन्होंने लेबनान और ईरान के दरमियान दोस्ती के पुराने रिश्तों को भी बार बार याद किया और यही असल हकीकत है, बाकी सब फेक खबरें हैं। वहीं आप छठी खबर देखें, ट्रंप ने एमबीएस के साथ ही अरबों की डॉलर डील। दोस्तों, अमेरिकी और सऊदी अरब के दरमियान वॉशिंगटन में एक बड़ी सियासी व फौजी डील दस्तखत हुई है। व्हाइट हाउस के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात में न्यूक्लियर एनर्जी टाउन और डिफेंस एग्रीमेंट दोनों पर समझौते हुए। ट्रंप ने सऊदी को F-35 लड़ाकू जेट, 300 टैंक और अरबों डॉलर की डिफेंस डील मंजूर दे दी है। सबसे बड़ा ऐलान, सऊदी को अब मेजर नॉन नाटो यानी कि गैर नाटो प्रमुख दर्जी मिल रही है। यह दर्जी तब तक 19 मुल्कों के पास थी। मुलाकात के बाद एमबीएस ने कहा कि सऊदी इब्राहिम समझौते को हिस्सा बनाना चाहता है और 2 स्टेट सॉल्यूशंस के रास्ते को खुला रखना चाहता है। दोनों मुल्कों के बीच यह डील आने वाले दशकों तक न्यूक्लियर और फौजी टाउन को नई मंजिल देने वाली है। वहीं आप सातवीं खबर देखें, मिस्र में बड़ा सियासी भूचाल। दोस्तों, मिस्र में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस पर एक बड़ा सियासी झटका लगा है। नेशनल इलेक्शन अथॉरिटी ने पहली फेज के नतीजे 19 में से 70 रद्द कर दिए। यह तकरीबन हर चौथी सीट पर चुनाव दोबारा होगा। अथॉरिटी का कहना है कि उन्हें मुखालिफत शिकायतें और अपील मिली, जैसे पोलिंग सेंटर के सामने इलेक्शन विज्ञापन लगाना, उम्मीदवारों को रिजल्ट की कॉपी ना देना और अलग अलग कमेटियों के नतीजों में मेल ना होना। राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी ने भी इलेक्शन बॉडी को हुक्म दिया था कि हर शिकायत की सख्ती से जांच हो और पार्लियामेंट लोगों की असली राय को दिखाना चाहिए। पहले राउंड में सिर्फ 23% लोगों ने वोट डाला। सरकारी हिजबों का दबदबा इतना ज्यादा है कि उम्मीदवार पहले ही लगभग जीत चुके बताए जा रहे हैं। अगला और आखिरी राउंड अगले हफ्ते होगा, जिससे मिस्र का नया पार्लियामेंट तय होगा। वहीं आप आठवीं खबर देखें, ईरान का सख्त एहतजाज। दोस्तों, ईरान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस 2803 पर बेहद सख्त रद्द अमल जताया है। तेहरान का कहना है कि यह पूरा फैसला फलस्तीनियों के हक खुद इख्तियार यानी कि राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन को कमजोर करता है और गजा पर एक तरह का वसीयत निजाम थोपने की कोशिश कर रहा है। ईरान का इल्जाम है कि इस करार में यूएन की पुरानी फलस्तीनी संबंधी करारदादों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। तेहरान ने साफ कहा कि गजा को बाकी फलस्तीनी जुगारफिया से अलग करना और इजरायली कब्जे में कानूनी दिखाने की कोई भी कोशिश काबिल कबूल नहीं है। ईरान का मुतालबा है कि कोई भी इंटरनेशनल फोर्स सिर्फ यूएन की निगरानी में हो और उसका काम सिर्फ सीजफायर की निगरानी और इंसानी मदद पहुंचाना हो, ना कि मुकामत को निशाना बनाना। तेहरान ने दो टूक कहा कि मुकामत कानूनी और जायज है क्योंकि कब्जा अब भी जारी है और फलस्तीनी का मुस्तकबिल सिर्फ फलस्तीनियों की आपसी सहमति से ही तय होगा, बाहर वालों के हुक्म से नहीं। तो यूएन के रेजोल्यूशंस को अमेरिका ने पेश किया था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय फोर्स तैनाती और फलस्तीनी रेजिस्टेंस को डिसआर्म करने की बात कही गई। वहीं आप नौवीं खबर देख सकते हैं, एनएल हाईवे पर इजरायली हमला, 14 शहीद, दर्जनों जख्मी। दोस्तों, लेबनान के एनएल हाईवे रिफ्यूजी कैंप पर इजराइल के ताजा हमले ने पूरा इलाका हिला दिया है। लेबनानी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के मुताबिक 14 शहीद और दर्जनों जख्मी हुए जब इजरायली फौज ने कारों के एक खुले पार्किंग एरिया पर 3 मिसाइल दागी। इजराइल ने दावा किया कि यह हमास का ट्रेनिंग सेंटर था, लेकिन हमास ने इसे खुला
झूठ बताते हुए कहा कि टारगेट एक स्पोर्ट्स ग्राउंड था जहां बच्चे और फतानियां खेल रहे थे। मुकामी ग्रुप जिहाद इस्लामी, पॉपुलर फ्रंट, इस्लामिक स्कॉलर्स और सैकड़ों लोग सबने इसे खुली जंग, सियासी वायलेशंस और लेबनान की कौम पर हमला बताया। एनएल हाईवे ने आज जो हुआ उसने फिर साबित किया कि मकामत ही इस तौसीयत प्रोजेक्ट का सच्चा जवाब है। वहीं आप आखिरी और 10वीं खबर देखें, ईरान पर नया दबाव। दोस्तों, यूरोप की 3 बड़ी ताकतें फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका ने आईएईए के बोर्ड ऑफ गवर्नर में ईरान के खिलाफ एक नया ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पेश किया है। यह प्रस्ताव उन परमाणु साइट्स पर जुड़ा है जिन्हें जून में अमेरिका और इजराइल ने बमबारी में निशाना बनाया था और जहां आईएईए को अब तक एक्सेस नहीं मिली है। आईएईए की हालिया रिपोर्ट्स कहती है कि ईरान ने 60% तक इनरिच्ड यूरेनियम का जो स्टॉक रखा है उसका हिसाब भी लॉन्ग ओवरडोज है। ड्राफ्ट रेजोल्यूशन मांग करता है कि ईरान आईएईए की तफसीली जानकारी दे और फौरन एक्सेस खोले, मगर तेहरान ने साफ कह दिया है कि अगर ये रेजोल्यूशन पास हुआ तो कॉरपोरेशंस पर बुरा असर पड़ेगा और ईरानी लाजमी जवाब देगा। यह वही ऑडिस्टेशन प्रोडक्टल है जो 2015 में न्यूक्लियर डील का अहम हिस्सा था। जिस अमेरिका ने ट्रंप के दौरे को तोड़ दिया, तब से ईरान भी उन पाबंदियों को छोड़ चुका है। आईएईए की यह लड़ाई तकनीकी नहीं, पूरी तरह सियासी होती जा रही है। नाज़रीन, ये थी मिडल ईस्ट की 10 सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।